हेलो एवरीवन, और आज हम एनालाइज करेंगे कि आपको ओल्ड रेजिमे में टैक्स कितना लगेगा जब आप इनकम कमाओगे 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च ऑफ 2026 में। तो इसके लिए ये एनालाइज करने के लिए सबसे पहले हमें एक एग्जाम्पल क्रिएट करना पड़ेगा, हमें एक प्रॉब्लम बेस्ड स्टडी करनी पड़ेगी, तभी जाके हमें एनालाइज होगा कि कितना टैक्स करना पड़ेगा या भरना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम लेते हैं एक मिस्टर राहुल, एक कैरेक्टर है मिस्टर राहुल की जो बिजनेस भी कर सकता है और सैलरी भी कमा सकता है। तो मैं यहाँ पे दोनों भी सिचुएशन कवर करना चाहता हूँ, क्योंकि किसी को ये ना लगे कि सिर्फ हमने सैलरी कवर किया, तो मैंने बिजनेस इनकम भी कवर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मान लीजिए कि सिचुएशन वन में राहुल को सैलरी मिल रहा है 12 लाख रुपए का। तो सिचुएशन 2 कि जहां पे वो बिजनेस कर रहा है तो उसका बिजनेस का प्रॉफिट है 12 लाख रुपए। तो जब भी वो सैलरी कमाएगा तो बिजनेस नहीं करेगा, या तो बिजनेस करेगा तो वो सैलरी नहीं कमाएगा। तो दोनों में से एक आपको कंसीडर करना है। जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे, जब ये प्रैक्टिकल स्टडी हम करेंगे तो दोनों भी साथ करेंगे। तो सपोज मान लीजिए कि सैलरी मिल रहा है 12 लाख रुपए का, और मान लीजिए कि वो सपोज वो बिजनेस करता है तो उसका प्रॉफिट है। अभी देखो कि वो खुद के घर में रहता है, उस घर पे उसने लोन लिया हुआ है, तो लोन का इंटरेस्ट भी आता है उसको। तो लोन का इंटरेस्ट, मैं लोन के इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, प्रिंसिपल की नहीं। लोन का इंटरेस्ट भी है उसके पास, तो 2 लाख रुपए का है। बट ये लोन का इंटरेस्ट जो 2 लाख रुपए का इनकम है वो माइनस में रहेगा, क्योंकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये माइनस में आएगा, क्योंकि वो खुद रहता है, ना ही वो किसी पे रेंट पे दिया है उसने। तीसरी बात आती है कि कुछ उसको अदर इनकम भी मिलता है, तो उसको सेविंग अकाउंट है उसका बैंक में, तो उसको 18,000 दोनों सिचुएशन में मिल रहा है। और फिक्स डिपॉजिट का भी इंटरेस्ट उसको मिल रहा है 25,000 रुपए। ये तो हो गया था उसका इनकम स्ट्रक्चर। तो अभी उसके पास इतना पैसा है, तो वो क्या कहता है कि सर मैं कोई इन्वेस्टमेंट भी करना चाहता हूँ। तो उसने क्या किया, LIC इन्वेस्टमेंट किया, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट किया, फिर कुछ पॉलिसीज निकाली उसने। फिर वो कहता है कि मैंने लोन लिया हुआ है, तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट भी है जो लोन के लिए, हाउसिंग लोन के लिए, वो भी है। तो ये मैक्सिमम कितना मिलता है, ये तो आपको भी पता है कि ये ATC का डिडक्शन है। ये मैक्सिमम कितना अवेलेबल होता है, 1,50,000 रुपीज़। कितना भी करो आप, बट मैक्सिमम 1,50,000। फिर वो कहता है कि मेडिकल इंश्योरेंस भी मैंने लिया हुआ। बिफोर कैलकुलेटिंग द टैक्स ऑफ मिस्टर राहुल का टैक्स कैलकुलेट करने से पहले मुझे देखना पड़ेगा स्लैब रेट। तो यहाँ पे हमने देखा है कि अज्यूमिंग दैट कि राहुल का एज 60 है, तो यहाँ पे स्लैब रेट कैसे आएगा, तो स्लैब रेट आएगा 2,50,000 तक इनकम नील बनेगा। 2,50,000 टू 5 लाख तक आपको टैक्स गिरेगा 5%। तो मतलब इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा उसके ऊपर 5%। 5 लाख टू 10 लाख पे टैक्स आएगा 10%। और इफ योर इनकम इज मोर देन 10 लाख तो आपको टैक्स आएगा 30%। ये स्लैब रेट बन चुका है हमारा, स्लैब रेट में दिखा चुका हूं। तो चलो अभी विल गेट टू द कैलकुलेशन पार्ट। सो लिसन, यहां पे आ गया स्टेटमेंट लेके मैं कि एग्जैक्टली राहुल की टैक्सेबिलिटी निकालते हैं अंडर द बोथ सिचुएशन। सिचुएशन 1 भी आपके सामने है, सिचुएशन 2 भी आपके सामने है। तो देखिए पहले हम निकालते हैं कि इनकम। तो देखिए कि यहाँ पे पहला उसका इनकम किस में था, कि सैलरी में। तो सैलरी में कितना है, 12 लाख रुपए उसका इनकम है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको देता हूँ कि उसको एग्जम्पशन भी मिल रहा है HRA का। आप कहोगे कि ये एग्जम्पशन आया कहाँ से, 90,000 का। तो क्या होता है ना, बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, सैलराइड पर्सन्स होते हैं, उनके लिए HRA मिलता है। ठीक है, मैंने वो एग्जम्पशन ले भी लिया है, करेक्ट। अभी दिया है एग्जम्पशन, अभी वो तो जैसे देखा जाए तो वो खुद के घर में रहता है, करेक्ट। तो ये एग्जम्पशन मिलना बहुत डिफिकल्ट है, बट स्टिल कि कुछ हद तक वो खुद के घर में था, कुछ हद तक नहीं था, घर बाद में हुआ है, इसलिए मैंने वो एग्जम्पशन यहाँ पे 90,000 का लिया हुआ है। ठीक है, फिर आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, कि जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज़। अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज़ अवेलेबल है। 2,500 भी ऑल्सो अवेलेबल है, कहाँ पे, प्रोफेशनल टैक्स का। तो आ गया 10,57,500 रुपीज़ एज ए सैलरी इनकम। सपोज वो कहीं पे तो जॉब करता है। तो मान लीजिए कि सिचुएशन 2 में वो बिजनेस भी करता होगा, तो कितना आ गया, 12 लाख रुपया आ गया, करेक्ट। सो 12 लाख रुपए बिजनेस के लिए आ गया, तो बिजनेस का प्रॉफिट ही 12 लाख बन गया। तो ये हो गया था उसका। देन माइनस में इनकम जो उसका आ रहा है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रहा है, 2 लाख रुपए आ रहा है।
तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का माइनस भी होगा 2 लाख रुपए, क्योंकि वो तो इंटरेस्ट हमने पे किया है। फिर उसके बाद दो इनकम आते हैं, कौन से? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कि जो सेविंग बैंक का अकाउंट है 18,000 और जो इंटरेस्ट आया था वो, और एफडी का जो इंटरेस्ट था वो 25,000, सब कुछ टैक्सेबल हो जाएगा। तो अभी टोटल इनकम आएगा कितना? तो टोटल इनकम आने के लिए हमें इस सब की टोटल लेनी पड़ेगी। तो देखिए टोटल लिया मैंने इस सब का, तो लगभग टोटल आ गया फर्स्ट केस में, फर्स्ट सिचुएशन में टोटल आ गया 9,500,000 रुपीज़, और यहाँ पे आ गया 10,43,000 रुपीज़ आ गया। अभी ये कैसे आ गया? तो 10,57,500 माइनस 2 लाख प्लस 18,000 प्लस 25,000, फिर यहाँ पे आता है 12 लाख माइनस 2 लाख प्लस 18,000 प्लस 25,000, ये सारा आ चुका है। तो अभी इससे क्या मिलेगी? मुझे डिडक्शंस भी मिलेंगे। अंडर चैप्टर 6A कहते हो, डिफिकल्ट वर्ड है, फॉरगेट अबाउट, मुझे डिडक्शन मिलेंगे। तो भाई डिडक्शन कौन से मिलेंगे? तो डिडक्शन मिलने के लिए भी तो वजह होनी चाहिए या तो कुछ होना चाहिए। तो डिडक्शन पहला आ गया ATC का डिडक्शन। पहले ही कहा था कि उसने LIC वगैरह इन्वेस्टमेंट किया, तो मैक्सिमम कितना है? 1.5 लाख का, करेक्ट। तो उसका म्यूचुअल फंड भी है, LIC भी है, हाउसिंग का प्रिंसिपल भी है, वो सारा उन्होंने दे दिया। फिर वो कहता है कि मेडिकल इंश्योरेंस भी निकाला है 25-25 हज़ार रुपये का, तो दोनों तरफ दोनों सिचुएशन में मैंने दिया है। फिर उसको एक और डिडक्शन मिलता है ATTT का। ATTT फॉर व्हाट? इज अ सेविंग इंटरेस्ट, जो सेविंग का इंटरेस्ट मिलता है उसका भी 10,000 का डिडक्शन मिलता है, क्योंकि उसको ऊपर 18,000 मिल चुका है, तो 10,000 मैंने माइनस कर दिया। तो फाइनली मेरा इनकम कितना हो गया? तो फाइनली इनकम यहाँ पे आ गया 7,15,500 आ गया, और यहाँ पे आ गया 8,58,000 रुपीज़ फाइनली इनकम की, जिस पे ऊपर मुझे टैक्स पे करना है। तो अभी ओल्ड रेजी में पहले से ही हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ओल्ड रेजिमे पे टैक्स कितना आएगा? तो ओल्ड रेजिमे पे टैक्स आता है इसमें 55,600 और 84,100 टैक्स आता है अकॉर्डिंग टू द ओल्ड रेजिमे, करेक्ट, क्योंकि 5 लाख के ऊपर इनकम दोनों की बन चुकी है। हाँ, इतना ही नहीं, इसके ऊपर और भी लगेगा एजुकेशन सेस। एजुकेशन सेस 2,224 रुपीज़ किस पे आ गया? 55,600 पे आ गया, और 84,100 पे 4% 3,364 आ गया। तो फाइनली टैक्स लायबिलिटी बनती कितनी है? तो बनेगी यहाँ पे मेरी टैक्स लायबिलिटी इक्वल टू एग्जैक्ट 57,824 एंड 87,464. That will be my final liability of Mr. Rahul under the both situation. Situation 1 में उसको 57 का आ रहा है टैक्स, लगभग 58,000 जा रहा है क्योंकि 824 है, और 87,464 का उसको क्या जा रहा है? टैक्स जा रहा है, करेक्ट। तो ये टैक्स कैलकुलेशन होता है अंडर द ओल्ड रेजिमे, करेक्ट। तो देखिए फाइनली हमने देख लिया कि ओल्ड रेजिमे में एग्जैक्टली टैक्स कैलकुलेशन कैसे होता है, क्योंकि ओल्ड रेजिमे कब बेनिफिशियल होता है? जब आपके डिडक्शंस ज़्यादा हो, तब आपके पास डिडक्शंस अवेलेबल हो तभी ओल्ड बेनिफिशियल डिडक्शन आपको बेनिफिशियल रहेगा। या तो सैलरी में बहुत कुछ अच्छे खासे एग्जम्पशंस मिलते हैं तभी, बिजनेस में एग्जम्पशंस नहीं मिलते बट सैलरी में एग्जम्पशन जरूर मिलते हैं, तभी वो बेनिफिशियल रहेगा। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, और जाते जाते थैंक यू।